हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी सेकेंड यूनिट में आपने यूनाइटेड नेशन कंप्लीट कर लिया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट कर लिया और आज की क्लास में हम ब्रिक्स अपना स्टार्ट करेंगे। ब्रिक्स की फुल फॉर्म है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। अब हम ब्रिक्स के अंदर ये देखेंगे कि इसकी पहली बात तो ये क्यों बना, क्यों इसकी हिस्ट्री क्या थी कि इसको बनाना पड़ा, या इसके अंदर क्या क्या काम किए जाते हैं, कौन कौन से और देश शामिल हो सकते हैं एंड ऑल। ठीक है, तो आप इस क्लास को बहुत ध्यान से अटेंड कीजिए। इसके बाद मैंने आप लोगों के जो इसके अंदर सम्मेलन हुए हैं सारे, वो मैंने अलग क्लास में डिवाइड कर दिए हैं ताकि आप लोग इसके अंदर सब चीज़ों को समझ सको, देन बाद में उन सम्मेलनों को आप आगे समझ सको। सो लेट्स स्टार्ट। अब आता है सबसे पहले ब्रिक्स का पूरा नाम, फुल फॉर्म ऑफ ब्रिक्स। देखिए, जिस वक्त ब्रिक्स का गठन हुआ था उस वक्त इसमें सिर्फ 4 देश ही शामिल थे, और वो 4 देश कौन से थे? BRI और C। ठीक है, तो इसके जिसके वजह से जो हमारा ब्रिक है इसको ब्रिक कहा जाता था, ना कि ब्रिक्स कहा जाता था। एस अभी नहीं आया है। ठीक है, तो इसका पूर्ण प्रपत्र मतलब पूर्ण प्रपत्र का मतलब होता है फुल फॉर्म ब्राज़ील, रूस, चीन और भारत था। फिर बाद में जो दक्षिण अफ्रीका था, साउथ अफ्रीका देश भी इस ग्रुप में शामिल हो गया और इसका नाम ब्रिक्स फिर रख दिया गया। ठीक है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो ये है हमारे ब्रिक्स की फुल फॉर्म। अब आते हैं कि हमारा ब्रिक्स एक्चुअली में है क्या। तो ब्रिक्स जो है हमारा 5 देशों का एक पूरा ग्रुप है और इसका जो गठन था 2009 में हुआ था। और इस पूरे ग्रुप को ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना से मतलब दोनों चारों से मिलाकर बनाया गया था। ठीक है, ये बात आपने अभी पढ़ी फुल फॉर्म में कि ये 4 देश ही पहले इसके अंदर शामिल थे। फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ा और जब इसके पूरे 10वां शिखर सम्मेलन हुआ था, इसके अंदर पहला, दूसरा, तीसरा मैं आपको सब पढ़ाऊंगी, तो 10वें शिखर सम्मेलन के बाद ही इसके अंदर हमारा साउथ अफ्रीका भी ऐड ऑन हुआ था। ठीक है, तो इसके साथ ही दिया गया कि इसको ऑफिशियली रूप से एक इंस्टीट्यूट माना गया कि हाँ, जो हमारी ब्रिक्स है वो हमारी एक ऑफिशियल इंस्टीट्यूट है जो हमारे बहुत से कामों को सुलझाती है। अब वो काम हम अब आगे पढ़ेंगे कि वो आपके काम सारे हैं क्या। ठीक है, देखिए ये सारी चीज़ें आप माइंड में रखो क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें यूनाइटेड नेशन के अंडर आती हैं। जैसा आपने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा था, यूनिसेफ था, यूनेस्को था, यूनेप था, FAO था, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सभी जो इंस्टीट्यूट हैं विद ब्रिक्स, ये आपका यूनाइटेड नेशन के अंडर में आता है। ठीक है, कि मतलब इन सब का जो हेड माना जाता है वो यूनाइटेड नेशन माना जाता है। और फिर मेन चीज़ जो उसके अंदर सब टाइटल के रूप में काम करती हैं वो हमारी ये सारी इंस्टीट्यूट्स हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं ब्रिक्स का इतिहास। देखिए, ये चीज़ें मैं आपको छोटी छोटी इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये इतनी ही हैं, आप इनको कितना भी खींच लोगे ये इतना नहीं खींचेंगी। क्योंकि कहते हैं ना कि जैसे अगर आपको आर्टिकल लिखना होगा कोई सा, तो आर्टिकल 15 को आप आर्टिकल 15 ही लिखोगे, उससे ज़्यादा ना कम कर सकते हो ना उसको बढ़ा सकते हो। तो आप इस चीज़ को कोशिश करना कि जो चीज़ मैं आपको समझा रही हूँ उसको अपने वर्डिंग्स में जिस भी तरीके से आप प्रूफ करते हो आंसर में उसमें लिखना। और बहुत से बहुत, जैसे कि ब्रिक्स क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये हद से हद 5 लाइनों से ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी ये मत बोलना कि मैम आपने बहुत छोटा पढ़ाया है, हमें समझ नहीं आया। समझ तो आ रहा है लेकिन ये है ही इतना स्टूडेंट्स, इसको और खींचा नहीं जा सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं ब्रिक्स का इतिहास। देखो, ब्रिक्स में शामिल जो सभी देश है ना, उनकी इकोनॉमिकल बेस पे बहुत ज़्यादा मजबूती मानी जाती है। और 2001 में ही इसी चीज़ का जिक्र जिम ओनिल ने अपनी द वर्ल्ड नीड्स बेटर इकोनॉमिक ब्रिक, ठीक है, नामक एक प्रकाशन में किया था। जिम ओनिल जो है गोल्डमैन सैचे ग्रुप, जो कि अमेरिका का एक बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक है, MNCs और TNCs का एक बैंक माना जाता है वो, और वित्तीय सेवा कंपनी है, उसमें उस समय अध्यक्ष के बतौर पे काम करते थे। ठीक है, वो वहाँ के अध्यक्ष थे और उन्होंने ब्रिक्स के अंदर इस चीज़ को बताया। ठीक है, अपने पुस्तक द वर्ल्ड नीड्स बेटर इकोनॉमिक ब्रिक के नामक एक प्रकाशन में इस चीज़ को बताया। ठीक है, आगे आगे टाइम बढ़ा और
उसी वक्त में भारत, ब्राज़ील, रूस और चीन जो है उसके अर्थव्यवस्था का जो पूरा एक अनुसंधान किया गया था ना। इसका मतलब कि जैसे कि अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सारी क्या है, ये सारी हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। ये हमारी सारी आज़ाद होने के बाद की कि भैया इनको देरी में आज़ाद मिली, सब कुछ ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो उसके बाद आज़ाद हुए। ठीक है, ब्राज़ील है, रशिया है और ये हमारा इंडिया है। और मतलब रशिया वगैरह का अगर आप हटाओ तो इसमें जो मैक्सिमम कंट्री है वो हमारी डेवलपिंग कंट्री ही है। तो इनकी अर्थव्यवस्था, क्योंकि आप देख सकते हो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद चाइना और जापान ने दोनों ने अपने आप को इतना ज़्यादा डेवलप करा, इतनी जल्दी डेवलप करा कि आज के टाइम पे जो हमारी जनरेशन्स यहाँ पर देखेंगी वो चीज़ वो वहाँ पर बहुत पहले देख चुके होंगे। वो इतना अपने आप को डेवलप कर चुके हैं कि उनको ये सारी चीज़ें देखने के लिए अब वो वक्त नहीं रहा है, वो आगे की चीज़ें देखेंगे। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ में वो चीज़ें आने वाली हैं, अभी आई नहीं हैं। ठीक है, तो इसी बेस पर कि उनकी अर्थव्यवस्था को सही करने के लिए ये वाले काम शुरू करे गए। और अपने प्रकाशन में जिम ओ'नील ने ये वाली बात भी लिखी थी कि 4 ब्रिक देश कौन कौन से, ब्राज़ील, भारत, रूस और चीन तेज़ी से विकास कर रहे हैं और आने वाले 50 सालों तक इन देशों की अर्थव्यवस्था इस वक्त दुनिया के सबसे अमीर देशों की अर्थव्यवस्था जैसी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि इंडिया ने किस तरीके से आफ्टर आज़ादी कैसे अपने आप को ग्रो करना शुरू किया था। जवाहरलाल नेहरू ने मतलब हमारी तो स्टार्टिंग से कांग्रेस ही रही है, तो कांग्रेस पार्टी ने किस तरीके से सब चीज़ों में डेवलपमेंट कर करके आज के टाइम पे इतना हाँ कर दिया कि ठीक है, इस काबिल है इंडिया कि कुछ कुछ चीज़ों में गिना जाता है। अदरवाइज़ कि हमारी जो इकोनॉमी थी, सब चीज़ें थी, काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी थी, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का प्रभाव भी पड़ा था और साथ में ब्रिटिशर्स भी यहाँ पर हुकूमत करते थे। तो हम लोगों ने दो चीज़ों को सहने के बाद अपना डेवलपमेंट बहुत अच्छे से कर लिया। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो आज के टाइम पे अमीर देश है उनके आने वाले समय में ये चारों देश अपनी इस तरीके से डेवलपमेंट कर लेंगे कि हाँ, एक वक्त आएगा कि हाँ, ये अमीर देशों के साथ गिने जाएंगे, क्योंकि इन देशों का बाज़ार बहुत बड़ा और बहुत तेज़ी से चलता है। ठीक है, इंडिया का बहुत सारा सामान आउट ऑफ इंडिया जाता है, वहाँ से चाइना से या फिर जापान से या फिर ताइवान से, कुवैत से, बहुत जगहों से इंडिया में सामान आता है। तो भाई देखो, जब तक आप कहते हैं ना कि आपकी जेब में पैसे नहीं होंगे तब तक आप अपनी पसंदीदा चीज़ खरीद नहीं सकते हैं या फिर ज़रूरत की चीज़ भी नहीं खरीद सकते हैं। तो वही चीज़ कि इंडिया के पास इतने पैसे हैं, इतने चीज़ें हैं कि वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम बहुत ईजिली कर रहा है। ठीक है, यहाँ से सामान बाहर जाना, बाहर का सामान यहाँ आना, इसका मतलब कि हमारी इकोनॉमी भी ज़्यादा अच्छी हो रही है, बाहर के सामान को यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, सब चीज़ें हल हो रही हैं, इंडिया का सामान बाहर जा रहा है। क्योंकि ये सभी जानते हैं, अगर नहीं जानते तो मैं बता देती हूँ कि ब्रिटिशर्स के टाइम से क्या हुआ था। बेसिक हमारे ब्रिटिशर्स ने अपना यहाँ से इंडिया से माल ले जाते थे और वहाँ से सोना या पैसा लेकर आते थे, लेकिन जब उन्होंने पूरी तरीके से हुकूमत कर ली थी, यहाँ पर उन्होंने हमें गुलाम बना लिया था, तो वो यहाँ से सामान लेकर जाते थे बट वहाँ से कुछ नहीं लाते थे। तो उन चीज़ों को देखते हुए हमारा जो इकोनॉमी थी, हमारी सब चीज़ें थी, वो गिरती जा रही थी। ठीक है, तो बेसिक जो है हमारी कृषि के लिए इंडिया जाना जाता है, कृषि उत्पादन देश कहलाता है कि यहाँ पर कृषि होती है। पहले के टाइम पे कि भैया पहले ये सब था, मैक्सिमम जगहों पर नहीं होती थी, लेकिन इंडिया एक ऐसा मात्र देश है पुराने टाइम से जहाँ पर कृषि होती है। ठीक है, तो इसी बेस पर ये वाली बात बोली गई कि भाई वो इस काबिल हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर काम कर रहे हैं या और भी चीज़ें हैं तो इस लायक उनकी इकोनॉमी हो जाएगी कि वो आने वाले टाइम में अमीर देशों में गिने जाएंगे। ठीक है, इस प्रकाशन में इन्होंने ये लिखा था कि इन चारों देश के नाम ब्रिक का शब्द इस्तेमाल किया गया और ये शब्द इन देशों के नाम के प्रथम शब्द से बनाया गया है। ठीक है, और वो क्या है, BRICS, मतलब इंडिया का I, ब्राज़ील का B, रशिया का R, C चाइना का और S साउथ अफ्रीका का। ठीक है, तो ये है हमारी हिस्ट्री ऑफ ब्रिक्स कि भाई पुराने टाइम से जो हमारी मैक्सिमम डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन्होंने बहुत जल्दी, अब देखो मुकाबले में अगर हम जनसंख्या का मुकाबला करें तो सबसे ज़्यादा तादाद की जनसंख्या हमारी पूरी दुनिया में चाइना में है, सेकंड नंबर पे इंडिया में है। ठीक है, तो वही चीज़ को यहाँ बताया जा रहा है कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन, इतनी जनसंख्या वगैरह होने के बावजूद भी इंडिया से पहले चाइना ने अपना डेवलपमेंट किया। ठीक है, आज के
टाइम पे वो काफ़ी पावरफुल कंट्री है, उसके पास उसका ट्रेड है, उसके पास उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे वो अपनी चीज़ों को बाहर और अपने ही अंदर बेच सकता है। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, चाइना ने अपना डेवलपमेंट थोड़ा अच्छा और जल्दी करा। तो ये वाली चीज़ ब्रिक्स में बोली गई कि इन सभी कंट्रीज़ का आने वाले वक्त में ये हाल होने वाला है कि आने वाले वक्त में इनको बहुत ज़्यादा अमीर कंट्रीज़ के अंदर गिना जाएगा। ठीक है, ब्रिक्स को अब आता है हमारा बनाने का उद्देश्य कि मेरा ऑब्जेक्टिव्स क्या रहे हैं ब्रिक्स के। देखो, पूरे वर्ल्ड में अमेरिका डॉलर एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्रा मानी जाती है। ठीक है, कि मतलब हर जगह यही चलती है। और ब्रिक्स देशों का जो मेन मोटिव है वो क्या है, उस मुद्रा की जगह बाकी मुद्राओं को भी सामने रखना। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बोला कि भैया पूरी दुनिया में सिर्फ अमेरिका ही नहीं है। हाँ माना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक और शीत युद्ध तक अमेरिका ने आधी दुनिया बनकर सामना किया, लेकिन अब तो ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि सब कंट्रीज़ इतनी डेवलप हो चुकी हैं, सब कंट्रीज़ के लोग इतने डेवलप हो चुके हैं कि उनको अपना अच्छा बुरा समझ आ रहा है, कोई किसी का गुलाम बन के नहीं रह सकता है। ठीक है, तो उन्होंने इसलिए ब्रिक्स का जो मेन उद्देश्य है वो ये रहता है कि भाई अमेरिकी जो डॉलर है हमारे, उसकी जगह बाकी मुद्राओं को भी लेकर आना। ब्रिक्स को बनाने का जो दूसरा सबसे बड़ा मकसद था वो है कि विकासशील देशों के लिए एक विशेष व्यापार ब्लॉक बनाना, डेवलपिंग कंट्रीज़। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में आपने पढ़ा था कि वो ये बोलते हैं कि भाई जो हमारी एक तरीके से आ जाती है डेवलपिंग कंट्रीज़, उनको भी मौका दो आगे बढ़ने का। ऐसा नहीं है कि बाज़ार व्यवस्था में या पूंजीवाद में जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो ही अपना योगदान निभाती रहेंगी, करती रहेंगी। आप अब इनका क्या मेन मकसद क्या है ब्रिक्स का, कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनको भी सामने लाना, व्यापार में लाना, मुक्त बाज़ार व्यवस्था में लेकर आना, कि भाई अब ये ना रहे कि अब जो भी आगे हैं बस अमेरिका या फिर कोई और कंट्री जो अपने इकोनॉमी के बेस पे ठीक है, अच्छी है, वो ही आगे रह गई हैं। ठीक है, तो इन्होंने बोला क्योंकि व्यापार के क्षेत्र में ना, व्यापार के एरिया में डेवलपिंग कंट्रीज़ पर डेवलप कंट्रीज़ का बहुत ज़्यादा दबदबा रहता है, वो पूरा अपना हुक्म चलाते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ पे। ठीक है, कि भैया जैसे कि मान लो अमेरिका डेवलप कंट्री है, अमेरिका से यहाँ पर सामान आया, उसका ये है कि भाई तुम तो डेवलपिंग कंट्री हो, अब मैं तो इतने पैसे मांग रहा हूँ तो मुझे तो चाहिए ही चाहिए, तो मजबूरन डेवलपिंग कंट्रीज़ को देना पड़ता है। ठीक है, तो वो वाली चीज़ को ब्रिक्स का मेन उद्देश्य है ख़त्म करना। और इसके अलावा ब्रिक्स का जो पूरा ग्रुप है ना, वो डेवलप और डेवलपिंग कंट्री के बीच में एक पुल की तरह काम करता है। ठीक है, कि जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कुछ टॉपिक्स में ये कहा गया था कि भाई आप लोगों को हम ये बोलना चाहते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ रिलेशन अच्छा बनाओ। ठीक है, जब तक इंटरनेशनल रिलेशंस ठीक नहीं होंगे तब तक दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता है। तो वही वाली चीज़ को इनका जो मेन मोटिव है रहा है कि डेवलप कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ से आपस में हाथ मिलाने के लिए ब्रिक्स एक पुल की तरह है, और साथ में ही डेवलपिंग कंट्रीज़ को डेवलप करने के लिए भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने इसके 3 उद्देश्य देखे हैं। सबसे पहली कि अमेरिकी डॉलर मुद्रा की जगह और भी मुद्राओं को लेकर आना, दूसरी कि डेवलप कंट्रीज़ के बजाय डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी मुक्त व्यापार व्यवस्था में सामने रखना, और तीसरी चीज़ डेवलप कंट्री को डेवलपिंग कंट्री से रिलेशन अच्छे बनाना ताकि वो अपना डेवलपमेंट जल्द से जल्द कर सके। क्योंकि देखो ऐसा होगा कि अगर मान लो आप डेवलप हो और मैं डेवलपिंग कंट्री हूँ, और अगर मैं आपसे रिलेशन हमारे अच्छे रखती हूँ कि यार मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपको नोट्स दे रही हूँ, सब कुछ दे रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, ठीक है, तो उसके लिए हमारे रिलेशन अच्छे हो गए कि हाँ निक्की मैम बहुत अच्छी हैं, तो मेरा क्या, अब मैं उस रिलेशन का अपनी कंट्री के लिए थोड़ा बहुत फ़ायदा उठाऊँगी कि हाँ, कि अब मैं आपसे, आप डेवलप कंट्री हो सारे स्टूडेंट, मैं आपसे मांग रही हूँ कि भाई मेरी इकोनॉमी गिरती जा रही है, गरीबी है, ये है वो है, मैं चाहती हूँ कि आपके देश में आके मेरे बच्चे पढ़ें या फिर ये करें वो करें। तो वो वाली चीज़ ही यहाँ पर एक तरीके से फ़ायदा देती है कि हाँ, अगर देखो जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो ऐसा होता है, जैसे यहाँ से जो चाइना जाके बच्चे पढ़ते हैं, मैक्सिमम वहीं पर ही डॉक्टर्स लग जाते हैं। ठीक है, बहुत कम बच्चे होते हैं जो आते हैं वापसी इंडिया, मतलब होते हैं, बहुत सारे होते हैं जो इंडिया वापसी आ जाते हैं, लेकिन एक मेन जो यहाँ पर चीज़ मैं आपको बता रही हूँ वो ये वाली आती है कि वो लोग ना कोशिश करते हैं कि बच्चों को ना अपने पास रख लें, क्योंकि उनका माइंड इतना डेवलप हो जाता है कि उनको चाहिए होता है कि हाँ हमारी ये कंट्री डेवलप होगी ताकि जो
ज़्यादा दिमाग वाले लोग रहेंगे तभी हमारी कंट्री डेवलप हो पाएगी। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे बढ़ते हैं। कब हुई ब्रिक्स की शुरुआत? देखो भाई, सबसे पहले 2006 की बात यहाँ पर आई तो न्यूयॉर्क में ब्रिक्स राष्ट्र के विदेश मंत्री का अधिवेशन हुआ था और इस ही अधिवेशन में भारत, ब्राज़ील, रशिया और चाइना ने मिलकर इसकी ब्रिक्स की स्थापना करी थी। ठीक है, फिर जैसे जैसे आगे 3 साल बीते 2009 में इन देशों ने रूस को भी अपने प्रथम सम्मेलन में शामिल करा और उसके बाद क्या आया भाई, फिर 2010 का टाइम आया और दक्षिण अफ्रीका भी इसके अंदर जुड़ गया। ठीक है, पहले 3 हुए, 4 हुए, फिर 5 हो गए। फिर 2011 में चाइना में एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, उसमें साउथ एशिया अफ्रीका जो है हमारा, इसने पार्टिसिपेट करा था। तो उसके बाद से ये हो गया था कि हाँ अब ये हमारे परमानेंट मेंबर्स हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई, बिल्कुल ढंग के तरीके से काम किया है। ठीक है, तो हमारे ब्रिक्स की शुरुआत ऐसे हुई थी। ब्रिक्स देशों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य, सबसे पहला आता है हमारा नव विकास बैंक। ठीक है, नव विकास बैंक हमारा क्या बोलता है कि देखो भाई, नव विकास बैंक को साल 2014 के जुलाई के महीने में स्थापित किया गया था, न्यू डेवलपमेंट बैंक को। ठीक है, और इसका जो पूरा मतलब काम था वो 1 साल तक रेगुलर चलता रहा, मतलब 2015 तक। ठीक है, फिर इस वक्त इस बैंक के जो महासचिव हैं केवी कामत, और इस बैंक का जो प्रधान कार्यालय है वो चीन देश के शंघाई शहर में है। ठीक है, ये जो बैंक है ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जाना जाता है और इस बैंक को शुरू करने का जो मेन मोटिव रहा है वो है हमारी पॉलिसीज़ को बनाना, और बैंक सालाना जो है हमारा 34 लाख या करोड़ तक का अधिकृत उधार दे सकता है। कि भाई जैसे कि बहुत बड़ी आपदा आ गई, जैसे जापान में मैक्सिमम टाइम भूकंप आते रहते हैं, सब बर्बाद हो गया, ये हो गया वो हो गया, और मैक्सिमम चीज़ें बर्बाद होती हैं, इतनी बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, सुनामी जब उससे बढ़ जाती है तो शहर के शहर डूब जाते हैं। तो उस टाइप को लेकर ही कि सालाना आप इतने करोड़ या लाख तो दो कि वो अपने लोगों का डेवलपमेंट कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ब्रिक्स का अकादमी विदेशी मुद्रा कोष व्यवस्था। तो भाई ये क्या बोलती है, हमें कहती है कि साल 2014 में ही ब्राज़ील में ब्रिक्स देशों ने ब्रिक्स अकादमी रिजर्व व्यवस्था की स्थापना करी थी। ठीक है, और स्थापना करने के बाद इसके अंदर एक संधि हुई थी, ट्रीटी हुई थी। इस ट्रीटी में सभी जो ब्रिक्स देश थे ना, उन्होंने हस्ताक्षर करे थे और ब्रिक्स का जो अकास्मिक विदेशी मुद्रा है ना, मुद्रा कोष व्यवस्था है, उसकी स्थापना हो गई थी। तो फिर इसी से जो हमारा ये है CRA, इसकी शॉर्ट फॉर्म है ये यहाँ पे CRA। ठीक है, तो CRA को यहाँ पर हमने क्या करा, इसकी स्थापना का जो मेन मोटिव था वो था पूरे इंटरनेशनली तौर पर जो दबाव थे उसका खिलाफ करना, और दबाव किसके थे, डेवलप कंट्री के डेवलपिंग कंट्रीज़ पर। ठीक है स्टूडेंट, ये था हमारा वो। अब आने वाले टाइम में जो हमारे और भी देश जुड़ सकते हैं वो कौन कौन से हैं। देखो, जिस तरह से ब्रिक्स पूरे ग्रुप ने काम किया है ना, ब्रिक्स के पूरे ग्रुप ने, उसको देखकर बहुत सारे देश ना बहुत उससे एक तरीके से अट्रैक्ट हुए कि हाँ यार हम भी इसके अंदर ऐड हो सकते हैं, हम भी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर इस इच्छा से जाहिर है कि और भी देश शामिल होना चाहेंगे ही चाहेंगे। तो जो है हमारे बाकी देश, उनके मैंने यहाँ पर टेबल बनाकर लगाई है। ठीक है, ये संख्या आपको दे रखी है, देश का नाम है, फिर किस महाद्वीप से आता है। ठीक है, ये वाली चीज़ कि कौन कौन जुड़ना चाहता है मैक्सिमम इस ब्रिक्स के अंदर। यहाँ पर देशों के नाम मैंने दिए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने नोट्स में इनको ज़रूर बनाना, और आप पेपर में अगर इस टेबल को बनाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको थोड़ा ये रहेगा टीचर को कि हाँ बच्चे को पता है, ब्रिक्स को बच्चे ने डीपली पढ़ा है कि हाँ कि इसमें ऑनेस्टली देश जुड़ना चाहते हैं, तो बच्चे को ये ध्यान में रहा है। ठीक है स्टूडेंट, सो आपका जो ब्रिक्स था वो मैंने अभी हाफ कंप्लीट करा है। हाफ कंप्लीट का बाकी कंप्लीट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उसके बाद हम MNCs एंड TNCs पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, सो आज की क्लास के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो या सजेशंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।